दोस्तों, आपको नैनो कार तो याद ही होगी, कभी ना कभी आपने इसे देखा भी होगा। वैसे क्या आपको पता है कि नैनो कार को बनाया किस कंपनी ने? जी हाँ, आपने सही कहा। इस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स कुछ बनाए और सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार फिर से टाटा कंपनी को एक ऐसा टेंडर मिला है, और ये टेंडर किसी एक स्टेट का नहीं बल्कि 5 स्टेट्स का है। इस टेंडर के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि इससे फायदा नेचर का भी होगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने में तो बिल्कुल भी ना शर्माएं। वैसे आपने नोटिस तो किया ही होगा कि जाने अनजाने टाटा कंपनी हमारे घर तक घुस आई है। टाटा नमक से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर और पता नहीं क्या क्या। क्यों? सही बोल रहे हैं ना हम। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक टाटा समूह की कंपनियां 100 से अधिक देशों में सुई से लेकर टैंक तक का कारोबार कर रही हैं। पर दोस्तों, आप जितना आसान इसे समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं था। अब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पढ़ाई के समय इन्हें रेस्टोरेंट में झूठे बर्तन धोने पड़े और इनकी शुरुआती नौकरी में इन्हें फावड़े तक चलाने का काम करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा जी के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस्मत मेहनत से खुलती है, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से नहीं। रतन टाटा जी की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं रही। बता दें कि रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत यानी कि गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनकी माता का नाम सोनी टाटा है। उनके दादा का नाम श्री जमशेद जी टाटा है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा की एक सौतेली माँ भी है जिनका नाम सिमोन टाटा है। बताया जाता है कि रतन टाटा जी मात्र 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। ऐसे में वो अपनी दादी के साथ रहते थे। रतन टाटा ने खुद बताया कि उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के कारण वो कई दिनों तक परेशान रहे। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और फिर बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी लंदन से आर्किटेक्चर और स्कल्पचर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी किया। रतन टाटा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे उन दिनों उन्हें जहाज उड़ाने का शौक सवार हो गया। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा वाले सेंटर खुल चुके थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्हें अपना शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर भी मिला। लेकिन दिक्कत सिर्फ पैसों की थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे और उन्हें घर से भी इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे कि वो इंस्टीट्यूट की फीस भर सकें। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां की और इसी दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए रेस्टोरेंट में झूठे बर्तन धोने का भी काम किया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। परिवार के व्यवसाय से जुड़ने से पहले उन्होंने अमेरिका में 2 साल तक एक आर्किटेक्चर कंपनी में भी नौकरी की। जब 1962 में उन्होंने अपनी जॉब की, उन्हें पहली बार टेल्को के टॉप फ्लोर पर नौकरी मिली। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील के साथ करियर की शुरुआत की। टाटा स्टील में उनकी पहली नौकरी ब्लास्ट फाइनेंस स्टील में काम करने की थी। इस काम में रतन टाटा को फावड़े तक चलाने का काम करना पड़ा और चूना पत्थर तक उठाने पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी में रतन टाटा जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वो खुद रतन टाटा जी उस कंपनी के मालिक हैं। इसके बाद उन्हें एक बहुत ही रेप्यूटेटेड कंपनी IBM में नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव भी मिला, लेकिन रतन टाटा जी ने उस प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाने की ठानी। अब आप सोच रहे होंगे कि पुश्तैनी बिजनेस संभालने के बाद तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई होगी, लेकिन अभी तो उनके सामने चुनौतियों की शुरुआत हुई थी। अपना पुश्तैनी बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। साल 1971 में रतन को नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज बना दिया गया। अब क्योंकि कंपनी की स्थिति उस टाइम ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंपनी के हिस्सेदारी को बाजार में बेचने का फैसला किया। बेचने से पहले इस कंपनी के शेयर मार्केट में 2% के हिस्सेदार थे, पर रतन टाटा जी ने इसे 20% तक पहुंचा दिया। इसके बाद सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी हमारे देश में इमरजेंसी लग गई, जिसकी वजह से कंपनी आर्थिक लॉस में आ गई और आर्थिक लॉस की वजह से यूनियन में भी हड़ताल हो गई। कंपनी को बंद करना पड़ा।
फिर साल 1977 में टाटा ग्रुप मिल, जिसका नाम एक्सप्रेस मिल था, उन्हें टाटा को दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सप्रेस मिल एक ऐसी बिजनेस थी जो काफी जगह ठप पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इस बिजनेस से टाटा को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए रतन टाटा ने इस मिल पर पैसा खर्च करने के लिए कहा, लेकिन टाटा ग्रुप्स नहीं मानी, जिसके कारण इस मिल को आगे जाकर बंद करना पड़ा। ऐसे ही करते करते रतन टाटा जी को बहुत सारी कंपनियां दी गई, जिसके बाद आता है साल 1991, जब रतन टाटा को उत्तराधिकारी बना दिया और वहीं से टाटा कंपनी का रुख बदल जाता है। इसके बाद टाटा कंपनी ऊंचाइयों को छूने लगती है। अपनी कंपनी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कंपनी के लिए बहुत सारे अहम फैसले लिए, जो पहले उनके लिए मुमकिन नहीं था। पर इतने सारे फेलियर के बाद उनकी स्किल में काफी फर्क आ चुका था, वो काफी कुछ समझ चुके थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो पहले भी इन सब कंपनियों को बंद होने से रोक सकते थे, लेकिन उनकी ग्रुप ने उनकी बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों ने रतन टाटा जी को नीचा दिखाया, आज वही कंपनियां खुद रतन टाटा जी की हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की डेट में टाटा ग्रुप की कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 7.5 लाख करोड़ रुपए है। खैर चलिए, अब बात करते हैं उस टेंडर की जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रॉनिक बसेस ऑपरेट की जा रही हैं। अब भले ही अलग अलग कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक बस भारत की सड़कों पर दौड़ रही हो, लेकिन इन सभी बसों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा टाटा मोटर्स की बसों का। इसी अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए हाल ही में CESL की तरफ से टेंडर के लिए इनवाइट किया गया। बता दें कि ये टेंडर प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी टेंडर था। इस टेंडर के तहत भारत के अलग अलग स्टेट्स में करीब 5,450 इलेक्ट्रॉनिक बसों को ऑपरेट करना है। इस टेंडर को आखिरकार टाटा मोटर्स कंपनी ने अपने नाम कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे टाटा मोटर्स बहुत ही लोएस्ट बीडर के तौर पर सामने आई। दोस्तों, इस टेंडर के तहत टाटा मोटर्स लगभग 5 करोड़ की लागत से भारत के अंदर ही इन बसों को ऑपरेट करेगी। इन बसों को इंडियन रूप से तैयार करने का मतलब भारत में मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देना भी है। इस टेंडर को अपने नाम कराने के लिए टाटा मोटर्स के सामने बहुत सारी कंपनियां खड़ी थी। भले ही इस टेंडर को पाने के लिए सबने पार्टिसिपेट किया और बहुत मेहनत की, लेकिन टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ना सबके बस की बात नहीं है और आखिरकार ये टेंडर टाटा मोटर कंपनी के हाथ में आ गया। इस टेंडर को पाने के लिए 5 कंपनियां और लाइन में खड़ी थी, लेकिन टाटा मोटर्स की सबसे कम कैटेगरी वाली बोली थी। इन बसों की कीमतें डीजल बसों के ऑपरेशन कॉस्ट के बराबर या फिर उससे भी कम होने वाली है और इन बसों की चार्जिंग के लिए बिजली की लागत भी शामिल है। इनमें से 12 मीटर की लो फ्लोर AC बस, नॉन AC बस और साथ ही होंगी स्टैंडर्ड फ्लोर नॉन AC बस। करीब 1.47 बिलियन किलोमीटर के ट्रैवल को ये बसेस पूरा करेंगी, जिसकी वजह से ये बस 1.88 बिलियन फॉसिल फ्यूल को सेव करने वाली है। अब यहाँ इससे नेचर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वहीं इलेक्ट्रॉनिक बस कई सारे लोगों को रोजगार भी देगी। अब अगर बात करें इन बसों में मिलने वाली फैसिलिटीज की, तो ये बसें जीरो पोल्यूटेड बसेस हैं, यानी कि ये बिना आवाज के चलेंगी और पुरानी बसों के मुकाबले बेहतर आराम, आलीशान इंटीरियर लाइटनिंग और सुरक्षा के साथ आएंगी। इसके साथ ही ये बसें रीजेनरेटिंग बैंकिंग सिस्टम, न्यू जनरेशन के टेलीमेटिक और एक हाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लैस होंगी। इतना ही नहीं, इन बसों में शारीरिक तौर पर जो लोग सक्षम नहीं हैं वो भी आराम से सफर कर पाएंगे। अब आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये बस क्या कमाल करने वाली हैं। तो दोस्तों, आप ये बसेस जल्दी से जल्दी अपनी सड़कों पर देखना चाहेंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सर रतन टाटा जी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।